इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्रिस्टल्स के दो कंसेक्यूटिव प्लेन्स के बीच की परपेंडिकुलर स्पेसिंग होती है। जैसे यह दो प्लेन्स हैं, चूंकि दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं, इसलिए इनके मिलर इंडिसेस सेम होंगे। इन दोनों प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग ही इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहलाती है। इसे समझने के लिए एक प्लेन इस तरह ड्रॉ किया गया है जो एक्स एक्सेस को कैपिटल ए पर, वाई एक्सेस को कैपिटल बी पर और जी एक्सेस को कैपिटल सी पर इंटरसेप्ट करती है। हमें इस प्लेन की इसके पैरेलल ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन से डिस्टेंस बतानी है। दैट मीन्स हमें इस प्लेन से ओरिजिन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। मान लेते हैं इस नॉर्मल OP की लेंथ d है और यह तीनों एक्सेस पर रिस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाती है। मान लेते हैं इस प्लेन के मिलर इंडिसेस h, k, l और लैटिस पैरामीटर्स a, b और c हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना कि किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस का रेसिप्रोकल उस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम मिलर इंडिसेस के रेसिप्रोकल को लैटिस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करें तो हमें इस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स मिल जाने चाहिए। मीन्स OA a बाई एच के, OB b बाई के और OC c बाई एल के इक्वल होगा। नाउ ट्राइंगल OPA पर ध्यान दें तो यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि हमने प्लेन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। OA इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस होगा, तो कॉस अल्फा इक्वल होगा d बाई ए बाई एच के। इसी तरह बाकी दोनों ट्राइंगल से कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री से एक पॉइंट पर बनने वाले तीनों एंगल के कॉस स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है। तो इन वैल्यूज़ को इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट कर सॉल्व करने पर हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रिलेशन मिल जाता है। ध्यान रखें यह रिलेशन एक ऑर्थोरोम्बिक लैटिस के लिए है जिसके तीनों एक्सेस अनइक्वल होते हैं। अगर लैटिस टेट्रागोनल हो तो इसके दो एक्सेस इक्वल होंगे। ऐसे में यह रिलेशन मॉडिफाई हो जाएगा। वहीं बात करें क्यूबिक लैटिस की तो इसके सभी एक्सेस सेम होते हैं। तो एक क्यूबिक लैटिस के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग का हमें यह रिलेशन मिल जाता है। अगर लैटिस हेक्सागोनल हो तो उसके प्लेन्स के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग इस रिलेशन से दी जाती है, जहां A HCP के बेसल प्लेन के साइड की लेंथ है जबकि C वर्टिकल एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। The distance between consecutive 1-1-1 planes in a cubic crystal is 2 angstrom. Determine the lattice parameter. एक क्यूबिक क्रिस्टल के दो कंसेक्यूटिव प्लेन्स के मिलर इंडिसेस दिए गए हैं। यहाँ नोट करें कि प्लेन दो हैं लेकिन मिलर इंडिसेस एक ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि सभी पैरेलल प्लेन्स के मिलर इंडिसेस सेम होते हैं। नाउ चूंकि गिवन क्रिस्टल क्यूबिक है तो मिलर इंडिसेस के इन वैल्यूज़ को रिलेशन में सब्सटीट्यूट करने पर हमें लैटिस पैरामीटर 3.46 एंगस्ट्रॉम मिलता है। इन अ टेट्रागोनल क्रिस्टल the lattice parameter A equals to B equals to 2.42 angstrom and C equals to 1.74 angstrom. Deduce the interplanar spacing between two consecutive 101 planes. क्वेश्चन में एक टेट्रागोनल क्रिस्टल के पैरामीटर्स दिए गए हैं। इन वैल्यूज़ को टेट्रागोनल लैटिस के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रिलेशन में सब्सटीट्यूट करने पर हमें प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग 1.41 एंगस्ट्रॉम मिलती है। A lattice is defined by the unit vectors a1, a2 and a3. The spacing between the 100 planes of the lattice is. पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में तीन एक्सेस बताए गए हैं a1, a2 और a3। a1 और a3 एक्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है जबकि a2 एक्सेस का मैग्नीट्यूड चेक करें तो यह भी a ही आता है। यह एक HCP लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स के डाउट यह थे कि अगर यह एक HCP लैटिस है तो इसके सभी एक्सेस सेम कैसे हैं। तो पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन में जो एक्सेस बताए गए हैं वो HCP के प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं, ना कि बेसिस वेक्टर्स, जिसे हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकेंड थिंग, इस क्वेश्चन में जो वर्टिकल एक्सेस C लेंथ की होती है उसे A लेंथ की कंसीडर किया गया है, अदरवाइज बाकी सब सेम है। इन वैल्यूज़ को HCP लैटिस के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रिलेशन में सब्सटीट्यूट करें
तो हमें इस गिवन प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग √3a/2 मिलती है। A simple cubic crystal with the lattice constant parameters AC undergoes transition into a tetragonal structure with the lattice parameters AT equals to BT equals to √2AC and CT equals to 2AC below a certain temperature. The ratio of the interplanar spacing of 101 planes for the cubic and the tetragonal structure is। क्वेश्चन में दो सिंपल क्यूबिक और टेट्रागोनल लैटिस दिए गए हैं जिनके 101 प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेशो बताना है। दोनों ही लैटिसेस के पैरामीटर्स को उनके इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रिलेशन में सब्सटीट्यूट करने पर हमें इनका रेशो √3/8 मिलता है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन सिंपल क्यूबिक, BCC एंड FCC। अब हम सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के डिफरेंट प्लेन्स के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस पार्ट से रिलेटेड रिजल्ट्स कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के अपकमिंग लेक्चर्स में हम डायरेक्ट काम में लेंगे, इसलिए इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। एक सिंपल क्यूबिक लैटिस में लैटिस पॉइंट्स लैटिस के कॉर्नर्स पर होते हैं। ऐसे में अगर प्लेन्स लैटिस के फेसेस पर पैरेलल ओरिएंटेड हो, जैसा कि हमने इमेज में बताया है, तो उनके मिलर इंडिसेस 100 होंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेन्स एक्स एक्सेस को तो इंटरसेप्ट कर रहे हैं लेकिन वाई और जी एक्सेस के पैरेलल हैं। यह इस बात से कंफ्यूज ना हो कि हमने तीनों एक्सेस की पोजीशन इस तरह क्यों की है, जबकि अभी तक के लेक्चर्स में हम जी एक्सेस को वर्टिकल लेते आए हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि लैटिस का विजुअलाइजेशन ईजी रहे। नाउ यू कैन सी कि हमने जो दो प्लेन्स ड्रॉ किए हैं वो इस क्यूबिक लैटिस के सभी पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर लैटिस के साइड की लेंथ a हो तो इन दोनों प्लेन्स के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग a के इक्वल आती है। यह इंटरप्लेनर स्पेसिंग सिर्फ इसी प्लेन की नहीं बल्कि इस फैमिली के सभी प्लेन्स के लिए भी होगी। इसी तरह अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस में प्लेन्स का ओरिएंटेशन इस तरह हो कि प्लेन दो एक्सेस को इंटरसेप्ट करे जबकि तीसरे के पैरेलल हो, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, तो इसके मिलर इंडिसेस 110 आते हैं। इन प्लेन्स के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग a/√2 आती है। लेकिन अगर प्लेन तीनों एक्सेस को इंटरसेप्ट करे तो इनके मिलर इंडिसेस 111 होते हैं। इन प्लेन्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग a/√3 आती है। अब बात करते हैं BCC की। सिंपल क्यूबिक लैटिस से कंपेयर करें तो जहां सिंपल क्यूबिक में लैटिस पॉइंट्स केवल लैटिस के कॉर्नर्स पर होते हैं, वहीं BCC में कॉर्नर्स के अलावा एक लैटिस पॉइंट सेंटर पर भी होता है। अगर हम फेस के अलोंग प्लेन्स ड्रॉ करें तो पाते हैं कि सिंपल क्यूबिक की तरह ही प्लेन्स BCC में भी हैं, बट सिंपल क्यूबिक के ऑपोजिट BCC में एक एक लैटिस पॉइंट्स लैटिस के सेंटर में भी हैं, जो इस तरह प्लेन के ओरिएंटेशन में प्लेन पर लाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सभी लैटिस पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए हमें कुछ एडिशनल प्लेन्स ड्रॉ करने होंगे। तो अगर सिंपल क्यूबिक में दो कंसेक्यूटिव प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग a है, तो इन एडिशनल प्लेन्स की वजह से सेम मिलर इंडिसेस वाले प्लेन्स की BCC में इंटरप्लेनर स्पेसिंग हाफ हो जाएगी, मींस a/2। 110 मिलर इंडिसेस वाले प्लेन की बात करें तो यह प्लेन दो एक्सेस को इंटरसेप्ट करता है जबकि थर्ड एक्सेस के पैरेलल है। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्लेन सेंटर लैटिस पॉइंट से होकर गुजर रही है, जिसका मतलब हमें एडिशनल किसी प्लेन को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं। चूँकि सिंपल क्यूबिक के लिए इन प्लेन्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग a/√2 है, तो BCC के लिए भी यह a/√2 ही रहेगी। अब 111 मिलर इंडिसेस वाले प्लेन्स ड्रॉ करें तो हम पाते हैं कि BCC का जो सेंटर एटम है वो किसी भी प्लेन पर लाइन नहीं कर रहा। ऐसे में हमें प्लेन्स के बीच एक एडिशनल प्लेन ड्रॉ करना होगा जिससे BCC के सभी लैटिस पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएं। सिंपल क्यूबिक से कंपेयर करें तो पाते हैं कि इन एडिशनल प्लेन्स की वजह से BCC में इन प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग हाफ हो गई है। अब बात करते हैं FCC की। FCC लैटिस में भी सिंपल क्यूबिक की तरह ही सभी एटम्स कॉर्नर पर होते हैं, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा सभी फेस के सेंटर पर भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं। नाउ 100 मिलर इंडिसेस वाले प्लेन की बात करें तो सिंपल क्यूबिक की तरह ही प्लेन सभी फेसेस पर तो हैं, लेकिन ऐसा करने पर फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट्स प्लेन में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। इन्हें इंक्लूड करने के लिए हमें एडिशनल प्लेन्स ड्रॉ करने होंगे।
चूँकि सिंपल क्यूबिक में इन प्लेन्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग a है, तो इन एडिशनल प्लेन्स की वजह से FCC के लिए इन प्लेन्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग हाफ हो जाती है। नाउ 110 मिलर इंडिसेस वाले प्लेन को ड्रॉ करें तो पाते हैं कि फेस सेंटर लैटिस पॉइंट्स इन प्लेन पर लाइन नहीं कर रहे हैं। इन्हें इंक्लूड करने के लिए हमें एडिशनल प्लेन्स की ज़रूरत है। इन एडिशनल प्लेन्स की वजह से FCC में इन प्लेन्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग सिंपल क्यूबिक के कंपैरिजन में हाफ है। जबकि 111 मिलर इंडिसेस वाले प्लेन की बात करें तो पाते हैं कि यह प्लेन सभी लैटिस पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है। दैट मीन्स हमें एडिशनल किसी प्लेन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए FCC में इन प्लेन्स के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग सिंपल क्यूबिक के इक्वल ही होती है। डेंसिटी ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल प्लेन। किसी क्रिस्टल प्लेन में एटम्स की डेंसिटी उस प्लेन में एटम्स के नंबर और उस प्लेन के एरिया का रेशो होती है। एरिया इसलिए क्योंकि हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं। बट हम इस रिलेशन को काम में न लेकर इस मैथमेटिकल रिलेशन को काम में लेंगे, जिससे किसी क्यूबिक लैटिस के प्लेन में एटम्स की डेंसिटी ईजिली कैलकुलेट की जा सके। इस रिलेशन में n यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन है। एज वी नो कि सिंपल क्यूबिक में एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 1, BCC में 2 और FCC में 4 होता है। D इंटरप्लेनर स्पेसिंग है और V क्यूबिक लैटिस का वॉल्यूम है। अगर लैटिस के साइड की लेंथ a है तो इसका वॉल्यूम a क्यूब होगा। सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। सबसे पहले मिलर इंडिसेस 100 प्लेन की बात करते हैं। इस प्लेन के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि a के इक्वल है। इन वैल्यूज़ को रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर सिंपल क्यूबिक के 100 मिलर इंडिसेस वाले प्लेन की डेंसिटी 1/a² आती है। इसी तरह सिंपल क्यूबिक के 110 और 111 प्लेन की डेंसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें BCC की तो BCC में नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन 2 होता है, जबकि इसके 100 प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग a/2 होती है। इन वैल्यूज़ को रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर BCC के 100 प्लेन की डेंसिटी हमें 1/a² मिलती है, जो कि सिंपल क्यूबिक के इक्वल ही है। इसी तरह BCC के 110 और 111 प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट की जा सकती है। अब बात करते हैं FCC की। FCC में नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन 4 होता है और इसके 100 प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग a/2 होती है। इन वैल्यूज़ को रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें FCC के 100 प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग 2/a² मिलती है। इसी तरह FCC के 110 और 111 प्लेन की डेंसिटी फाइंड आउट की जा सकती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हमारे अभी तक के लेक्चर्स इस बात पर बेस्ड थे कि लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके ओरिएंटेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। लैटिस का इस तरह से ओरिएंटेशन रियल लैटिस कहलाता है। लेकिन लैटिसेस को रिप्रेजेंट करने का एक और वियर्ड लेकिन बहुत ही हेल्पफुल तरीका है, जिसे रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में हम एक्सरे डिफ्रैक्शन और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को समझते हुए जानेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होते हैं और इनकी हेल्प से क्रिस्टल को कैसे समझा जा सकता है।